तो वेलकम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आपका रहेगा हर चैप्टर के अंदर मैं ट्राई करूंगा डालने का। ठीक है, तो यार अपन काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लूंगा यार मैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए और आप चीज़ें सीख सको। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। आपके पास दो गाड़ियाँ हैं, ए और बी। ठीक है, ये मर्सिडीज़ है और ये टेस्ला है। ठीक है, और ये वाली जो गाड़ी है ना, ये फुल स्पीड पे जा रही है, 20 स्पीड पे। ठीक है, 20 स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, ये रोड पे जा रही है ना। और ये वाली जो गाड़ी है ना, ये एक एक्सेलरेशन से शुरू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 0। ओके, आप ये मान लो कि यार ये चोर है और ये पुलिस है। तो चोर ने यहाँ पे बाइक शुरू की अपनी, या कार शुरू की, टेस्ला शुरू की, और एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट कर दिया उसने, भूम भूम करके जाने लग गया। ऑलराइट, और ये पुलिस वाला है, ये इससे डी डिस्टेंस पीछे है और ये v स्पीड कांस्टेंट से इसको पीछा कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है यार कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए सच दैट ये जो बंदा है ये पकड़ में आ जाए। ठीक है, अब आप सोचो। अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि कॉप इज चेजिंग थीफ, ओके, एंड दे आर डी डिस्टेंस अपार्ट, एंड कॉप इज ट्रैवलिंग एट स्पीड v। ओके, now the thief starts accelerating at an acceleration of a. So find out the value of v, the minimum value of v which should be there so that the thief can be caught. ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यार अपन पहले इसकी फिजिक्स सोचते हैं कि ये क्यों है। तो फिजिक्स में प्रॉब्लम को डिटेल में सोचना बहुत जरूरी है, एक इमेजिन करके सिनेरियो। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने तीन बातें बोली हैं। ठीक है, सॉरी, तीन चार बातें मैंने बोली है, और मैंने गिना नहीं मैंने कितनी बात बोली। तो देखो ऐसा है, पहली चीज हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो, डेटा दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का। ठीक है, फिर हमें दी हुई है एक की वेलोसिटी और एक की एक्सेलरेशन दी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर हमें मिनिमम चीज पूछी है, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए सच दैट ये बाहर नहीं जाए। अब पहली बात ऐसा सोचो, मिनिमम क्यों पूछा है। तो आप ये सोचो कि यार अगर ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है स्नेल जैसे, है ना, और ये एकदम से एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक चीज बताओ, ये एक्सेलरेट करके आगे भाग नहीं जाएगा, और ये धीरे धीरे चलता रहेगा, ये एक्सेलरेट करके आगे चला जाएगा और ये भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें हाई स्पीड चाहिए। अगर हाई स्पीड होगी ना, तभी ऐसा होगा कि ये पकड़ में आ पाएगा। हाई स्पीड होगी तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक याद नहीं, यहाँ पहुंच के इसको पकड़ लेगा, दबोच लेगा। राइट, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, एंड इसके बाद एक और चीज कि यार चलो ठीक है, इस बंदे ने इसको किया, अब मिनिमम की बात क्यों आ रही है। आप ये सोचो कि यार अगर अपन बहुत ज्यादा तेज 1000 की स्पीड पे चले जाएं, ठीक है, तब तो पकड़ ही लेगा, 900 पे भी पकड़ लेगा, 800 पे भी पकड़ लेगा, 700 पे भी पकड़ लेगा। तो हमें मिनिमम चीज पूछनी है, क्योंकि मैक्सिमम में तो लाइट की स्पीड बोल दो, लाइट की स्पीड पे जा भाई, है ना, तो इसलिए मिनिमम पूछा है। तो ये सब चीजें अपन ने समझी। तो यार अपन थोड़ी इक्वेशंस लिखते हैं। तो यार अपन को बेसिकली यार ऐसी इक्वेशंस ढूंढनी है जहां पे अपन टाइम यूज कर सके, डिस्टेंस यूज कर सके, वेलोसिटी यूज कर सके, एक्सेलरेशन यूज कर सके। और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं यार क्योंकि आपका जो बंदा है ना, सेम टाइम पे कैच करेगा, है ना। काइनेमेटिक्स में हमेशा याद रखना कि जब दो पॉइंट्स एक ही समय पर एक ही जगह आ रहे हो, तो आपको डिस्टेंस और टाइम को इक्वेट करने की सोचनी है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डिस्टेंस और टाइम का देखना है। तो अपन एक टाइम t इक्वल टू टी कंसिडर करते हैं जब ये बंदा अगर कैच हो जाता है। जैसे टाइम t पे ये बंदा यहाँ आया और ये पुलिस वाला यहाँ आया, कैच हो गया। ठीक है, तो अपन वहाँ की इक्वेशंस लिखते हैं, इसके लिए डिस्टेंस की इक्वेशन। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस भी आता है, वेलोसिटी भी आती है, टाइम भी आता है, एक्सेलरेशन सब आता है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसने मान लो कि इस चोर ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस ने d प्लस एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल s। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी स्पीड कितनी थी, u कितना था इसका, v की इक्वल v एक वैल्यू थी, तो वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 0। तो ये चलो ठीक है, पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, चोर की। चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 0, और एक्सेलरेशन कितनी, तो वीटी यूटी की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि यू की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे यार बच्चे यू और वी में बड़े कंफ्यूज होते जाते हैं। भाई ऐसी हरकतें मत करो। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन द इक्वेशन ऑफ द मोशन, और यहाँ पे जो वी है ये वेरिएबल के नाम है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत हुआ करो यार, बेसिक चीज़ें 9th-10th के बच्चों की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूटी तो कुछ है ही नहीं इसमें, हाफ ए टी स्क्वायर लिख डालो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार ये अच्छी बात हो गया। अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो अब जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको हमेशा ट्राई करना है ये जो लीनियर टर्म है उसकी जगह क्वाड्रेटिक टर्म घुसाओ। क्यों, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक टर्म की जगह लीनियर टर्म घुसाओगे कि t को आप s लिखने की कोशिश करोगे, ऐसा कुछ मतलब, सॉरी, s को अगर आप t के टर्म्स में लिखना चाहोगे ना, मतलब t को s के टर्म्स में लेकर लिखोगे कि t इक्वल टू √2s/a, और फिर इसको यहाँ घुसाओगे तो यार स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएंगे, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आपको उल्टी अप्रोच चलानी है, आपको s को एलिमिनेट करना है।
ठीक है। तो आपका जो s है उसकी वैल्यू आपको हाफ ए टी स्क्वायर मिल गई, इसको यहाँ घुसा दो, तो d प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी बराबर 0, ठीक है। इधर लिया है, इसको बेसिकली मैंने यहाँ डालो और इक्वेशन चेंज कर दी। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है, कि ये जो इक्वेशन है इससे जो टाइम आएगा ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो पुलिस वाला है वो कॉप को, सॉरी थीफ को पकड़ लेता है, इसका ये मतलब है। तो अब आपको ऐसा टाइम रखना होगा कि आपको टाइम की कुछ वैल्यू मिल जाए। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए ना कि टाइम की कुछ रियल वैल्यू आ जाए। अगर अपन ऐसी कंडीशंस रख लेते हैं कि यार ये जो टाइम है इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, मतलब सॉल्वेबल ही नहीं है इक्वेशन, तब ऐसा अपन कह सकते हैं कि हाँ यार ये जो पर्सन है ये कैच नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपकी कोई इक्वेशन बन जाए टाइम में, डिस्टेंस में, और उसके सॉल्यूशन इमेजिनरी आ रही हो, यानी वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर रियल सॉल्यूशन इसके आ रहे होते तो अपन को टी की कुछ वैल्यू मिल जाती है यार, वैल्यू सॉल्व करने पर 1 सेकंड 2 सेकंड व्हाटएवर। इसका ये मतलब था कि इन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज में पर्सन कॉट हो गया इस सर्टेन टाइम पे, है ना। तो हमें तो वैल्यू मिल गई, देखो भाई पर्सन पकड़ में आ रहा है, 1 सेकंड में पकड़ लिया इसको, तो क्या मतलब निकला क्वेश्चन बनाने का, खराब है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि हमें इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करनी होगी कि यार इमेजिनरी वैल्यू जब जब आएगी तब ये पर्सन कैच नहीं हो सकता, समझ में आ गया। क्योंकि रियल वैल्यू मिलते ही अपन को इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि इसकी इमेजिनरी वैल्यू अपन क्यों निकाल रहे हैं। तो अब बताओ यार, ब्रह्म ज्ञान लगाओ अपना, जो 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा था कि इक्वेशन के इमेजिनरी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब d लेस देन 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे अरे भैया ये a और ये इनमें क्या फर्क है भाई, ये उस इक्वेशन के अंदर वाला a है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। इसका मतलब होता है कि अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जब लिखते हैं ना, इसके अंदर जो a है यहाँ उसकी बात हो रही होती है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, तो कंपेयर करो, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस v, ठीक है। तो v स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4ac, a कितना है हाफ a, c कितना है d, ये लेस देन 0 होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या? ओके, इससे हमें क्या मिला, v स्क्वायर जो है वो लेस देन होना चाहिए आपका 2ad। हाँ सॉरी, मैंने एक चीज शायद गलत बोल दिया आपको। क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपका जो पुलिस वाला है वो इसको कैच कर ले, ठीक है, पुलिस वाला इसको कैच कर ले। मैंने शायद उल्टा बोल दिया भाई, मैंने शायद ये ऐसा क्वेश्चन करा दिया कि पुलिस वाला कैच ना कर पाए, तो मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। हमें अगर ऐसा चाहिए कि पुलिस वाला उसको कैच नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए, तो डी को लेस देन 0 करना पड़ेगा, जो मैंने यहां किया। तो अगर पुलिस वाला इससे कम स्पीड पे जाता है, अगर पुलिस वाला इससे कम स्पीड पे जाता है ना, इस स्पीड पे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ट्रैवल करता है कि रूट टू एडी स्पीड से कम से अगर चल रहा है वो बंदा, तो बहुत धीमा चल रहा है मेरे भाई, तो नहीं पकड़ पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और अगर हमें चाहिए कि पुलिस वाला जो है वो उसको पकड़ ले, तो हमें डी की वैल्यू एटलीस्ट 0 होनी चाहिए, तभी इसके रियल सॉल्यूशन आएंगे। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो मिनिमम स्पीड कितनी आई, रूट टू एडी स्पीड अगर बंदे की हो गई तो वो पुलिस वाला चोर को जस्ट जाके दबोच लेगा कि भाई आजा तो जेल में आजा, समझ गए, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे कई सारी चीजें सीखी जो फिजिक्स में फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग 100 क्वेश्चन करते हैं लेकिन इनसाइट नहीं लेते हैं। मैं आपको 5-10 क्वेश्चन ही कराऊंगा लेकिन इतनी इनसाइट दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इनसाइट्स क्या क्या ली प्लीज नोट करना। सबसे पहली इनसाइट अपन ने ये ली कि इसमें मिनिमम वेलोसिटी क्यों पूछा था, और इसमें अपन चोर को पकड़ेंगे भी क्यों। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। दूसरी इनसाइट अपन ने देखी कि जब जब फिजिक्स में ऐसी कंडीशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाए, तो अपन जब उसकी इमेजिनरी रूट्स निकाल रहे होते हैं, मतलब जब अपन ऐसी कंडीशन लगा देते हैं ना कि यार इसमें इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे, दैट मीन्स कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इन अ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, जैसे यहाँ पे अपन को चोर को नहीं पकड़वा रहे हैं, तो यानी टाइम की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, तो इसलिए डी लेस देन 0 करेंगे। तो ये 2 की इनसाइट्स थे इस प्रॉब्लम के अंदर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब चलो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यार बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लोग इसको बहुत ही घटिया तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास एक दीवार है, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर किताब में जो किताब उठाओगे ना फिजिक्स की ढंग की, उसमें मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। ये मतलब एकदम है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो यहाँ पे एक आदमी है, वो एक कार में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये कौन सी कार पसंद है, BMW की कार है ये, ठीक है, तुम्हारी फेवरेट। अच्छा लैम्बोर्गिनी पसंद है तो लैम्बोर्गिनी ले लो यार, लैम्बोर्गिनी ले लो भाई, ये लो, खत्म बात, है ना। तो ये लैम्बोर्गिनी में पर्सन जा रहा है v स्पीड से, ठीक है,
v स्पीड से जा रहा है, और इसके बीच में और इस कार इस वॉल के बीच में डिस्टेंस वापस से अपन d ले लेते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे बेसिकली वेरिएबल वाले क्वेश्चंस पसंद है, वरना कैलकुलेशन में उलझते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाते, तो मैं यहाँ पे मोस्टली वेरिएबल वाले क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। तो v इसकी स्पीड है, d डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक मक्खी है, ठीक है, एक मक्खी है जो यहाँ से चालू किया जिसने, और वो जो मक्खी है वो u स्पीड से इधर ट्रैवल कर रही है, u स्पीड से ट्रैवल कर रही है इधर। अब ये मक्खी बड़ी अजीब मक्खी है, ये क्या करती है कि यार ये इधर आएगी और फिर अब देखो कार इधर से इधर जा रही है, ठीक है, और मक्खी इधर से इधर आ रही है भ्रूण भ्रूण करके, तो ये कार की विंडशील्ड से टकराएगी कहीं ना कहीं बीच में। जैसे अगर आप टाइम t देखो तो इस पे ये इधर आएगी, इसमें ये लैम्बोर्गिनी भी इधर आ जाएगी, तो ये यहाँ से टकरा जाएगी। अब ये मक्खी जो है ये बड़ी भिन्न मक्खी है, इसको लगती नहीं है चोट, ठीक है, ये रिपेयर हो जाती है और वापस से यहीं से ट्रैवल करके वापस उधर जाती है, वापस जाती है वॉल की तरफ, ठीक है। और अपन यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये आपकी कोई फिल्म है ना मक्खी वाली, उसकी वाली मक्खी है, बहुत तेज उड़ सकती है, तो ये लैम्बोर्गिनी से भी ज़्यादा फास्ट मक्खी है, तो ये तेजी से उड़ के वापस दीवार की तरफ जाती है और वापस सेम चीज़ करती है, दीवार की तरफ गई वापस आई, वापस यहाँ टकराएगी, वापस गई वापस आई, वहाँ टकराएगी, ये टकराएगी वो टकराएगी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मक्खी। तो क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज क्या आएगी एग्जाम में, तो यू हैव अ लैम्बोर्गिनी ट्रैवलिंग एट स्पीड v and it is at a distance of d from a wall and you have a मक्खी, you have a मक्खी, है ना, इंग्लिश में मक्खी को मक्खी बोला जाता है ना ठीक है, हाउस फ्लाई कुछ होता नहीं है। तो ये जो मक्खी है ये u स्पीड से, इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड u टुवर्ड्स द कार and as soon as it collides with the car it travels back to the wall at again at the speed v, फिर वापस ऐसे ऐसे करके ये है। तो टोटल जब ये कार यहाँ पहुँच जाती है तब क्या हो गया, मक्खी ऐसे 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 करती रहेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का है, और जो होशियार बच्चे होंगे ना, जो ऑल इंडिया रैंक 100 में लेके आएंगे, वो इसको 2 मिनट में कर देंगे, और जो बच्चे थोड़े ज़्यादा दिमाग वाले होंगे वो इसमें घंटे लगा देंगे। इसमें लोग क्या करेंगे, टाइम t, कंसिडर द टाइम t व्हेन बोथ ऑफ देम मीट, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया vt, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ut, इसकी वैल्यू t होनी चाहिए। तो यानी कि t इक्वल टू d अपॉन v प्लस u पे ये दोनों मीट करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर वो बोलेंगे कि इसमें ये आदमी यहाँ आ गया तो अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया कितना हुआ, तो बेसिकली इतना डिस्टेंस आपने फर्स्ट टाइम में ट्रैवल किया, बेसिकली वो लोग ऐसा क्लेम करेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इतने कि अगर आप जैसे टाइम t कंसिडर करो, उसमें ये vt चलेगा ये ut चलेगा, दोनों को कोलाइड होने के लिए दोनों का सम d होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो ये अपन ने लिख दिया, तो टाइम की वैल्यू d अपॉन v प्लस यू आ गई। तो यानी कि टाइम इंटू स्पीड कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मक्खी आ जाएगा, इतना आ गया, ये अपना फर्स्ट डिस्टेंस है, ठीक है। सेकंड डिस्टेंस आप निकालने जाओगे, है ना, सेकंड डिस्टेंस आप निकालने जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि अब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कम रह गया है, ठीक है, वो कम रह गया है। तो अब ये कार यहाँ आ गई है और ये मक्खी यहाँ आ गई है, ठीक है। तो अब ये मक्खी उल्टी वापस से ट्रैवल करेगी तो इसका डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, यहाँ से यहाँ वापस गई, ठीक है। अब आपका टाइम बीत चुका है और ये जो कार है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, इसका ट्वाइस, ठीक है, इसका ट्वाइस डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। तो डिस्टेंस लेफ्ट कितना होगा, d माइनस v इंटू इतना, तो कितना हो जाएगा d u माइनस वी अपॉन u प्लस वी, ठीक है। इतना डिस्टेंस अब इन दोनों में बचा है। अब वापस से यही चीज होगी, सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, मतलब इतना डिस्टेंस अब इन दोनों के बीच में बचा है, क्योंकि मक्खी जब यहाँ पहुंची तब कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। क्यों कर लिया वो बताता हूँ, कि अपन के पास इतना टाइम था इस मक्खी को यहाँ तक पहुंचने में, अब ये वापस उधर ट्रैवल करेगी तो उतना ही टाइम वापस बीत जाएगा, तो इतना टाइम टोटल बीत गया, इसका डबल, ठीक है, इतना टाइम बीत गया जब मक्खी वापस यहाँ आ गई और ये कार यहाँ खड़ी है। मुझे पता है आप लोगों के सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है और मैं बता ही इसीलिए रहा हूँ ये, ठीक है, आपको पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में। अब डिस्टेंस बिटवीन मक्खी एंड कार कितना बच गया, जब मक्खी वापस यहाँ पहुँच गई, d माइनस इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये डिस्टेंस कितना है v इंटू टाइम, ये निकाल लिया। अब वापस से कितना टाइम होगा बताओ, t डैश कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड d u माइनस वी अपॉन u प्लस वी होल, इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर। ओ यही है ना, हाँ। अब मेरे भाई तुम इसके अंदर अब जाओगे तो इसमें बोला जाएगा दिस इज फॉर्मिंग एन एपी
एंड एपी का समीशन करेंगे इन्फाइनाइट टाइम्स और आंसर निकालेंगे, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसमें वापस से लगाओगे, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह से आंसर लेके आएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये जो बच्चे करेंगे ना, ये बच्चे कभी जेईई में अच्छी रैंक नहीं लाने वाले, क्योंकि ये लोग में क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। ये लोग पहले इतना डिस्टेंस कैलकुलेशन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर वो एपी, ये वो किया, मुझे खुद कंफ्यूजन होगा कि मैंने क्या किया। और आप लोगों को तो मुझे 90% श्योर है, आप 90% लोगों को समझ भी नहीं आया मैंने क्या किया। अब मैं बताता हूँ इसको करने का असली तरीका क्या था। सब हटाओ, सब बकवास है, फालतू है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। हुआ क्या, असली में क्या करना था इसमें, ये जो कार है, ठीक है, इसको यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी ये कैलकुलेट करो। क्यों? क्योंकि हमने एक बात क्लियरली देखी है कि मक्खी की प्रेजेंस से इस कार की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको जितना टाइम लेना था उतना ही लेगी। कितना टाइम लगा, डी अपॉन वी टाइम के अंदर ये जो कार है यहाँ पहुंच जाएगी। क्लियर है, इतना तो समझ आया। अब हम कुल मिला के मक्खी के पास इतना समय अपनी जिंदगी में, उससे पहले कि कार इसको यहाँ पे आके कुचल दे। और उस मक्खी की स्पीड कितनी है बताओ, यू स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, बोला था कि इधर जा रही है कि उधर जा रही है, इतनी स्पीड है। तो इस मक्खी की जिंदगी में, इसकी पूरी जिंदगी के अंदर ये इतनी स्पीड से दौड़ रही है, और इसकी जिंदगी कितनी लंबी, इतनी है। तो मेरे भाई 9वीं क्लास के अंदर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 9वीं में भी नहीं, 7वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 7वीं क्लास का क्वेश्चन है भैया, 7वीं में। स्पीड कितना है, u, जिंदगी कितनी लंबी है, d अपॉन वी। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ? कितने मिनट का क्वेश्चन था ये? आधे मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना होता है यार, एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। ओके, तो यार मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ मैंने क्या किया, आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे। दोनों सॉल्यूशन में ब्रीफली समझा दूंगा, ठीक है। पहले सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन बनाओ प्लीज, है ना, पहले से भी बनाओ, क्योंकि उससे कई बार अपन चीजें सीखते हैं ना यार। पहले क्वेश्चन से भी बनाओ पहले तरीके से। मैंने हालांकि मैंने आपको स्टेप बता दिया था, आगे प्लीज आप लेके जाइए उसको, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अपने पास स्पीड, यार ये कार कितनी अच्छी बनी है यार, है ना। तो ये जो आपकी कार है ये v स्पीड से जा रही है और d डिस्टेंस है वॉल और कार के बीच में, ठीक। यहाँ पे एक फ्लाई है जो यहाँ से शुरू करती है, इधर आती है, वॉल दोनों टकराते हैं, फिर वापस इधर जाती है और उस टाइम में कार वापस से थोड़ा ट्रैवल कर गई, ठीक है। फिर वापस से मक्खी आती है ये। तो इसमें हमने क्या किया, पहले अपन ने निकाला कि फर्स्ट कॉलिजन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और उसका डबल कर लिया, क्योंकि मक्खी वापस लौटेगी तो उतने ही टाइम में लौटेगी, ठीक। अपन ने ये देखा कि फर्स्ट कॉलिजन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मक्खी ने, उसका डबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि वापस भी गई है। फिर अपन ने देखा कि जब मक्खी वापस यहाँ पहुंच गई तो अपन ने देखा कि कार कहाँ पे खड़ी है, कार और इसके बीच में डिस्टेंस वापस से कितना है, और फिर अपन ने उसी डिस्टेंस की वैल्यू d लेके कैलकुलेशन वापस से की। तो अपन ने ऑब्जर्व किया, आप करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये यहाँ पे एक इन्फाइनाइट जीपी बन रही है। ओके, इन्फाइनाइट जीपी बन रही थी तो अपन ने कैलकुलेशन कर डाली, आंसर निकाल डाला इन्फाइनाइट जीपी के फॉर्मूले से, a/1 - r वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब इससे काफ़ी स्मार्ट सॉल्यूशन ये कि यार अपन को पता है कि इस कार को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, d/v, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। और हमें ये पता है कि मक्खी पूरे टाइम u स्पीड से दौड़ रही है और इसी टाइम तक दौड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे जब दौड़ेगी ना तब तक ही दौड़ेगी जब तक कार यहाँ पे आ गई। कार यहाँ पे आ गई तो ऐसे ऐसे करती रहेगी तो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, जीरो डिस्टेंस है। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक। तो ये एक ईजी एंड अच्छा सुंदर सुचारू सॉल्यूशन। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक काफ़ी यार पॉपुलर सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, और इससे भी आप कई चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कई बार बहुत सारी चीज़ें सिखा डालते हैं। तो आपके पास एक शिकारी है और आपके पास एक बंदर है, ठीक है। बंदर कहीं पे भी पेड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ये ज़मीन है, और यहाँ पे एक शिकारी है, वो भी कहीं ऊपर बैठ के मार रहा है शॉट, ठीक है। इसने गन ऐसे फायर की, टिश्क्याओं करके, इसको एम करते हुए, ठीक है, इसको एम करते हुए, एकदम स्ट्रेट लाइन में एम करते हुए, और जैसे ही ये पर्सन ने इसको शूट करने के लिए गोली का ट्रिगर दबाया, उसी समय ये बंदर को आवाज़ आ गई और वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया, उसने डाल छोड़ दिया, फ्री फॉल करने लग गया। सो वी हैव टू प्रूव कि ये जो गन है ये इसको हिट करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बंदर नीचे आ रहा है और ये गन ऐसे जाके इसको हिट कर जाएगी, बेसिकली ये वाली बात है, ठीक। अब ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है फिजिक्स में, है ना, अच्छी प्रॉब्लम है काफ़ी, और इससे आप प्रोजेक्टाइल के बारे में काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज़ कर रहा हूँ। तो अपन देखते हैं थोड़ा कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये जो बुलेट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है,
और ये जो पर्सन है, ये बंदर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो हमने अगर ये कैलकुलेट कर लिया कि यार ये जो बुलेट है और ये जो बंदर है सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे है, तो अपना काम हो गया, बराबर, ठीक। तो चलो अपन वही चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस x है और ये जो बंदर है ये इसके रिलेटिव y हाइट पे मौजूद है, ठीक है। और अपन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है यहीं पे कोलाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये तो एक जस्ट एक रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो जो शिकारी का जो लेवल है उससे बंदर जैसे y हाइट पे है, ये y नीचे भी हो सकता है बंदर, कोई जरूरी नहीं है, बस अपन को एम इसको करते हुए हिट करनी, स्ट्रेट लाइन में इसको एम कर रहे हैं, ठीक। तो अपन इक्वेशंस लिखते हैं इस बुलेट के मोशन की टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये अपना पॉइंट 0,0 है और ये जो बंदर है ये अभी x, y पे लोकेटेड है। तो अपन ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीजें कर डालते हैं। तो ये x, y पोजीशन पे होगा आपका बंदर एट t इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये x डिस्टेंस y हाइट पे, इतना समझ गए, सिंपल कोऑर्डिनेट लगाई यार, कुछ खतरनाक नहीं किया है। अब खतरनाक चीजें करते हैं। तो अपन इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं x डायरेक्शन के अंदर इस बुलेट की। तो ये अपन मान लो इसको अपन ने u स्पीड से छोड़ा थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी इसकी पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलॉन्ग x डायरेक्शन कितनी है, 0। एक्सेलरेशन अलॉन्ग ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी तो y डायरेक्शन में लगती है, तो 0। तो u cos थीटा इसका x कंपोनेंट है वेलोसिटी का इंटू t, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है यार आपको थ्योरी के अंदर, आप देख लो थ्योरी, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से बना रखा है कि जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज, आप देखना कि थ्योरी जैसे काइनेमेटिक्स की आई थिंक 1 आवर टाइप्स की है, बट उस कॉन्साइज के अंदर मैंने जो फॉर्मुले बताया उनको अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा ना, तो बहुत कुछ भी सीख जाओगे, ठीक है। तो इनको प्लीज़ अच्छे से देखना, दोनों का कॉम्बिनेशन देखा करो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी जाके देखो, उसमें चीज़ें बता रखी हैं जिनको मैं यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये चलो अपना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया टी टाइम में, u cos थीटा इंटू टी, चल बराबर, ठीक है, बराबर। अब एक काम करो, अपन एक आर्बिट्ररी इंस्टेंट पे अगर x कंसिडर कर रहे हैं तो उसको x1 बोल दो, ठीक है। तो मैंने बस वेरिएबल का नाम चेंज किया, x जो था वो डिस्टेंस टोटल था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अपन t इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे जब ये दोनों सेम पोजीशन पे, जब ये दोनों सेम पोजीशन पे, तब इस x की वैल्यू, इस x डैश, इस x1 की वैल्यू x के बराबर होगी, ठीक है। तो समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने इस बुलेट की एक रेगुलर पोजीशन कोई सी भी इंस्टेंट पे बतानी है, तो हमने उसको x1 नाम दे दिया। अब x1 की वैल्यू x के बराबर कब होगी, जब ये डिस्टेंस, जब ये टाइम t होगा, जब ये दोनों कोलाइड होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करता हूँ। तो बेसिकली वी आर कंसिडरिंग द टाइम t व्हेन द बंदर हिट्स द बुलेट या द बुलेट हिट्स द बंदर, मतलब जब ये दोनों सेम लाइन में आ जाए, ठीक है। तो हम ये प्रूव करने वाला है कि सेम टाइम के ऊपर सेम पोजीशन पे, ठीक है, x एंड y की वैल्यू दोनों ही केस में बराबर आ जाएगी। तो उस समय पर x की वैल्यू u cos थीटा t है। सो वी आर कंसिडरिंग द टाइम t when the bullet is exactly on the same horizontal level as the बंदर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो डिस्टेंस y है कितना क्या है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होगी बुलेट के लिए, और इसके y कोऑर्डिनेट कितनी होगी उस समय, y ऑफ द बुलेट, y b कह रहा हूँ इसको मैं, y ऑफ द बुलेट कितना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस g क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और ऊपर की तरफ हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। y ऊपर देख रहे हैं अपन, तो अपने पास x ऑफ बुलेट उस समय इतना आ गया जो हमें x के बराबर है, y ऑफ बुलेट हमारे पास इतना आ गया इस जीरो को कंसिडर करते हुए, ठीक है। अब उसी टाइम t पे, उसी समय t पर अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि ये बंदर कहाँ पे, ठीक है, उसी समय t पर। तो ओरिजिनली ये जो डिस्टेंस y है, ठीक है, तो y ऑफ बंदर, y ऑफ मंकी इक्वल टू x, तो उसका x के बराबर ही, क्योंकि ये बंदर तो नीचे फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो ये तो इसी लाइन पर रहेगा ना ये तो, ठीक है। तो अभी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है क्या प्रोसेस चल रहा है, तो मैं प्रोसेस वापस बता देता हूँ। अपन ने क्या किया, अपन ने वो टाइम कंसिडर कर रहे हैं टाइम t जब ये जो बुलेट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब इस लाइन पे जब आएगी ना, ये इस लाइन पे, तब वाला टाइम अपन कंसिडर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि बंदर उसी पॉइंट पे है, यानी हो सकता है बंदर यहाँ पे हो सकता है बंदर यहाँ पे हो। अपन अभी प्रूव करेंगे कि बंदर भी यहीं पे है, तो जब भी बुलेट यहाँ आएगी ना तब बंदर भी यहाँ होगा। और हुआ क्या है कि जैसे ही बुलेट फायर हुई ना इसकी तरफ एम करते हुए, उसी समय बंदर भी नीचे ड्रॉप हो गया है, ठीक है, बेसिकली ये। तो y ऑफ मंकी उसमें कितना होगा, ओरिजिनल y कितना था, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के अंदर ओरिजिनल डिस्टेंस, मतलब अपन को डेल्टा एच निकालना है, वो इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, अब हमें इसकी पोजीशन ही निकालनी है, तो ओरिजिनल पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो y फाइनल ऑफ मंकी कितना होगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन कितनी थी y, ठीक है। अब इसमें यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली चीज आप करो,
तो यू टी कितना है इसका, यू 0 है और जी कितना है इसका, -12 GT²। बराबर, इतना समझ आ रहा है सबको। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि आप इसके अंदर t यहाँ से डालो तो t कितना हो जाएगा आपका, x/u cos थीटा। इसको यहाँ डालो तो कितना आएगा, y b इक्वल टू, ध्यान से देखना, x इंटू यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, u sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x tan थीटा -12 GT²। अब यहाँ पे इस इक्वेशन, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y/x, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू y/x -12 GT² which is nothing but y -12 GT² which is nothing but equal to this। ठीक, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, दिख भी रहा है ये, हाँ दिख रहा है, मैं फालतू में चिंता कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें पता चलेंगी और काफ़ी की इंसाइट्स मिलेंगे जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बार अपन वापस से प्रोसेस पूरा समझते हैं क्योंकि यार ये क्या चीज़ है कि 11th में जो बच्चा नया नया है उसको एक बार में समझ में मोस्टली नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था मेरे भाई कि अपने पास एक बंदा था जो एक बुलेट लेके इसकी तरफ एम करके रख रखी थी उसने। ठीक है, मैं बहुत अच्छा क्लियर डायग्राम एक बार और बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे एक शिकारी बैठा था, ठीक है, उसने एक गन ऐसे तान रखी थी और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ था। थोड़ा नीचे बना देते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एक बंदर बैठा हुआ था, ये मंकी बैठा हुआ था और इसने बुलेट जैसे ही फायर किया मंकी नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब ये बंदर नीचे फॉल होना शुरू हुआ तो ये हंटर से y डिस्टेंस ऊपर था और x डिस्टेंस अवे था। ठीक है, तो अपने सबसे पहले जब टाइम t कंसिडर किया जब ये बुलेट ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो यहाँ पहुँचेगी कभी ना कभी ये। ठीक है, तो हमने उस टाइम पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख डाली। ठीक है, कि x इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग x डायरेक्शन कितना है x, टाइम कितना है t और u कितनी है इसके अलॉन्ग, प्रोजेक्टाइल मोशन याद होगा आपको, u cos थीटा इनटू t, पहली इक्वेशन ये। अब अपन ने क्या लिखा कि इसी के केस में इसका y डिस्टेंस कितना होगा, तो अपन इसको 0,0 कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो इसका y 0 है, y नॉट। ठीक है, तो ut प्लस हाफ टी इसका सिंपल हो जाएगा। तो u ऊपर की तरफ कितना है, u sin थीटा t और नीचे लग रही है ग्रेविटी तो -12 GT²। चलो ठीक है, मंकी की बात करें तो मंकी ऑलरेडी y पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अपन को एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। हमें पोजीशन फाइंड करनी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन इसकी y पे थी। ठीक है, बराबर u 0 था, ग्रेविटी नीचे लग रही थी तो -12 GT², तो अपने पास ये आ गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, बुलेट के केस में यहाँ से t सब्स्टिट्यूट करके यहाँ डाला तो अपने पास y b की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, और मैंने इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करके बोल दिया कि tan थीटा की वैल्यू नथिंग बट y/x है और मैंने इसमें डाल दिया और अपने पास आ गया कि पोजीशन ऑफ द मंकी एंड द बुलेट यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ द बुलेट एंड द मंकी आर एग्जैक्टली द सेम व्हेन दिस बुलेट इज हियर। मतलब कि जब आपकी बुलेट और आपकी मंकी का x कोऑर्डिनेट सेम है उसी समय पर आपका y कोऑर्डिनेट भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि जो बुलेट है उसने मंकी को डिस्क्याउ कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी की इंसाइट्स आपको मिले। सबसे पहले जो आपने चीज़ें सीखी ना वो है कोऑर्डिनेट की अच्छे से लेबलिंग करना। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट ये वाला चुना ताकि मेरे को कैलकुलेशन में ईजी हो, मेरे को बस एक ही जगह कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालना पड़ा यहाँ पे। तो पहले आपने कोऑर्डिनेट अच्छे से चुनना सीखा। दूसरी चीज़ जो आपने सीखी प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट इक्वेशंस कैसे लिखनी है। ठीक है, और तीसरा कि सेम टाइम पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के फेनोमेनन को मैच करना, सेम टाइम पर सेम पोजीशन करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि यार y और x दोनों का सेम होना चाहिए, ये आपने सीखा। ठीक है, और आपको अगर ये तीनों तो कॉन्सेप्ट अगर ढंग से आते हैं आप प्रोजेक्टाइल का हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि फाइनली करना क्या होता है कि सेम टाइम पर हमको सेम फेनोमेनन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कराने होते हैं फॉर देम टू क्रैश। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन कराता तो हर बंदा, बट आई एम नॉट श्योर कि इतना डिटेल में जाके इतना सब बताता हर कोई है। ये मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, सो आई टोल्ड यू। अपन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ऑलमोस्ट हर किताब में मिल ही जाता है ये, और इससे भी आप कई चीज़ सीख सकते हो रिलेटिव मोशन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यार आपके पास एक ट्राइंगल है ना, आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है A B C सच दैट डिस्टेंस मतलब साइड जो है वो d है और इनकी वेलोसिटी v है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ये जो b है, a है वो हमेशा b की तरफ पॉइंट करता है, b जो है वो हमेशा c की तरफ पॉइंट करता है, c जो है वो हमेशा a की तरफ पॉइंट करता है। तो हमें ये बताना है पार्टिकल्स मिलेंगे कब। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन तो है, कुछ सेंट्रोइड वेंट्रोइड लेके बातें की जाती है जो आपको बुक्स में मिल जाता है। एक और अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ।
हमें अगर तीनों को मिलाना है तो हम सबसे पहले कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 मिलने चाहिए। तो ए और सी जब मिल जाए तब अपना काम बन गया, क्योंकि सिमेट्री से ए और सी जब मिलेंगे तब बी और सी भी मिल जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने ए और सी को मिला दिया तो काम बन गया। तो हमें ए और सी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करनी है कि ए और सी एक दूसरे को अप्रोच कितनी स्पीड से कर रहे हैं। तो अपन बाकी सब भाड़ में जाए, अपन देखते ए और सी की रिलेटिव कितनी स्पीड एक दूसरे की है। तो अगर अपन सी को रेस्ट में माने, ठीक है, सी को रेस्ट में माने, तो आपका ये, चलो ये रेस्ट वाली चीज़ हटाओ, ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैं आपको बस एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ए के जो कंपोनेंट्स है अगर आप उनको ब्रेक करो, एक सी के अलॉन्ग और एक सी के अगेंस्ट, तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा v cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा √3/2v। ठीक, अब ए और सी अगर पास आ रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट क्या इनको पास ला रहा है? नहीं ला रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अलॉन्ग देयर लाइन ऑफ अप्रोच है। ये वाला कंपोनेंट ए को सी के करीब ला रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टोटल करीबी आने की स्पीड क्या है? एक v ये, एक v/2 ये, क्योंकि ये इधर स्पीड से आ रहा है। आप समझो ना, रिलेटिव स्पीड का बेसिक सोच के समझे, रिलेटिविटी भूल जाओ। सिंपल सा सोचो कि आपका दोस्त अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है और आपकी एक और मित्र है वो आपकी तरफ 2 की स्पीड से आ रही है, तो इनका मिलन कब होगा? जब 1 और 2 की स्पीड से होगा, ठीक है। एक 1 की स्पीड से इधर जा रही है, एक 2 की स्पीड से इधर आ रहा है, तो ओवरऑल दोनों पास आ रहे हैं विद 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ रहे हो ना, बेसिक चीज़ें एकदम सोच के देखो कि अगर केवल एक ही बंदा दौड़ रहा है उधर तो 1 की स्पीड से जाओगे, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ डबल तेजी से आओगे, राइट? वैसा कुछ। तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? v/2 + v = 3v/2 बराबर। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? d, तो यानी टाइम ऑफ अप्रोच कितना रहेगा? d/v ऑफ अप्रोच, यानी कि 2d/3v बराबर। समझ गए? आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन इजी ही था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कई बार पूछी जाती है, कई बार ऐसा कर लेते हैं कि भाई स्क्वायर में दौड़ा देते हैं। तो स्क्वायर में क्या करना है? इन दोनों पार्टिकल्स की देखनी है, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में वी ऑफ अप्रोच कितनी है? केवल वी ही है, तो d/v आंसर हो जाएगा। कभी पेंटागन डाल देंगे, कभी क्या डाल देंगे, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट वही की वही रहेगी, ठीक है। आपने 2 को मिला दिया तो ये दोनों इस समय पर मिलेंगे, तो उसी समय आप कैलकुलेट करोगे बी और सी भी मिलेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, सेम ही चीज़ है। तो जब बी और सी मिल रहे हैं और ए और सी मिल रहे हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये यूक्लिड वाले कौन सी लेमा है यार, है ना। सो इक्वल्स एंड इक्वल्स आर इक्वल्स, ऐसी कुछ है ना। सो एनीवे, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगा, आई होप, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए। मैंने आपको सिंपल 1 डायमेंशनल मोशन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन कराया, 1 डायमेंशनल क्वेश्चन मोशन पे एक और क्वेश्चन कराया आपको। मैंने प्रोजेक्टाइल पे एक अच्छा क्वेश्चन करा दिया, एक रिलेटिव पे क्वेश्चन करा दिया। एक मैं सोच रहा हूँ 1-2 और मैं ले लेता हूँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपने इंसाइट क्या लिया कि कई बार क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली चीज़ लगाने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आप किसी और बुक में देखोगे तो वहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि अरे ये सेंट्रोइड बन जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है, और इस तरह की कुछ बात होती है, विच आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा सोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता आधे लोगों को। तो ठीक है, ये आई थिंक एक अंडरस्टैंडेबल सोल्यूशन है, ओके। तो ये चीज़ है। तो आपने अगर नोट किया होगा मेरे सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिंपल सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से बताऊँ जो बच्चों की क्रिएटिविटी स्पार्क करे। तो ये वाज वन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये आप और ट्राई कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत डालते हैं यार, स्क्वायर वाला, पेंटागन, तो सब ऐसे ही करने हैं, ठीक है। कि लाइन ड्रा करो दोनों के बीच की और दोनों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो और कितना डिस्टेंस है वो देख के कैलकुलेशन कर डालो, ओके। तो अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं एक और काफ़ी फेमस क्वेश्चन यार, जो आपके आता है रिलेटिव मोशन के अंदर, जो है आपका रेन मैन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस एक वीडियो के अंदर आप रेन मैन के सारे क्वेश्चन करना सीख जाओगे, रिलेटिव के जितने भी क्वेश्चन है, बोट वाले, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे सीख जाओगे, ठीक। तो हमको क्वेश्चन ये दिया है कि आपका एक आदमी है जो बारिश के अंदर भीग रहा है बेचारा, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है इधर। तो उसको दिखती है कि जो बारिश है वो एकदम वर्टिकली गिर रही है उसके सर पे, ठीक। उसके रिलेटिव, मतलब उसके रिलेटिव ही दिखेगा उसको, उसकी आंखें तो उसकी रिलेटिव ही हैं। और ये आदमी जब अपनी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड कर देता है तो इसको दिखती है कि जो रेन है वो 30 डिग्री के एंगल से इधर आ रही है, 30 डिग्री एंगल से इस तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, जैसा मैंने फिगर में बताया। तो आदमी सोचता है यार कि रोड के रेस्पेक्ट में, रोड मतलब जो रेस्ट पे है बेसिकली, उसके रेस्पेक्ट में यार क्या स्पीड होगी रेन की, ठीक। तो अपन निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यार यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात समझो कि आपकी जो रेन है ना वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इंट्यूशन से सोचो। तो आदमी जब इधर दौड़ रहा है तो उसे रेन रेस्ट पे लग रही है, यानी रेन का एक कंपोनेंट इधर है ना। 2 लोग अगर एक ही स्पीड में इधर जा रहे हैं तभी वो रेस्ट पे दिखेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ दिख नहीं रहा है आदमी को, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन का इधर है। तो रेन आपकी कुछ एंगल थीटा पे जा रही होगी इधर VR स्पीड से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू
मैन कितनी होगी, वी आर माइनस वी एम। मैंने बताया था आपको काइनेमेटिक्स की थ्योरी के अंदर, नहीं हो तो आप देख सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला है बेसिकली, नहीं भी देखी हो तो यहीं से समझ जाओ यार, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो ये रही। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन अपन को ऐड करनी है उल्टी करके, तो वी एम कितनी है, तो वी एम आपका इधर है, तो इसको उल्टा करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन ये हो गई, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि इसका रिजल्टेंट जो है वो एकदम इधर आना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चाहिए, सॉरी वर्टिकल चाहिए रेन, तो यानी कि जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों का कैंसिल होना चाहिए, यानी कि वी एम बराबर वी आर कॉस साइन थीटा, ठीक है। बेसिकली रेन अगर हॉरिजॉन्टल दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल वाला, वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे, तो यानी कि वी आर कॉस थीटा, वी आर साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, वी ऑफ मैन 2 के बराबर। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अपन सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज में इसको दिखता है 30 डिग्री एंगल पे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अपन ने ये एंगल थीटा पे था, अपन ने वी एम यहाँ पे 4 अगर जोड़ा तो ये 30 डिग्री एंगल पे जाके ऐसे रिजल्टेंट दे रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अब यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। तो इसकी अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री देखें इस ट्रायंगल की, तो आप इस एंगल का tan की जैसे बात करो, tan की अगर बात करो इस एंगल के, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर ये अपॉन ये कितना है, ये कितना है सोचो, ये है आपका 4 माइनस वी आर साइन थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस वी आर साइन थीटा है, ठीक है। ये अपन ने ऐड किया है ना, मतलब उल्टा करके वी एम माइनस किया है तो वी आर माइनस 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी आर ऐसे था तो वेक्टर अपन ऐसे बनाएंगे ना, वेक्टर अलजेब्रा याद है, ये वी आर, ये वी एम माइनस किया तो ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है 4 माइनस वी आर साइन थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपकी वी आर कॉस थीटा, तो डिवाइड किया तो वी आर कॉस थीटा आ गया ये बराबर, ठीक है। तो 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। तो अपने पास अब एक इक्वेशन है जिसमें अपने अब यहाँ पे हमको पता है इसकी वैल्यू 2 है, डाल दो तो 2, तो वी आर कॉस थीटा कितना हो गया आपके पास 2√3। तो वी आर कॉस थीटा है, वी आर साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वी आर आ जाएगा, वी आर स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो 4 + 4 × 3 कितना था 12, यानी वी आर की वैल्यू है कितनी 4 मीटर पर सेकंड की। जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और एंगल कितना है tan थीटा निकाल लो यार, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ रहा है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस लिया बेसिकली, तो एंगल कितना है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो यानी आपकी जो रेन है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है 40 इस एंगल पे, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन का देख लेना यार, मुझे नहीं पता मैंने कैलकुलेशन क्या की है, बस सही हो गया वैसे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। की कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा, ये वाला कोई कि रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे यूज करते हैं और एंगल बना के वेक्टर बना के कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज योर बिगेस्ट वेपन इन फिजिक्स, उसको अच्छे से यूज करना भाई, उसको मेसअप मत कर डालना, काफी चीजें आपको इजी हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा लगाई है बेसिकली, और ये फॉर्मूला तो पता ही है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बोट वाली क्वेश्चन आते हैं कई बार, बोट वाले क्वेश्चन में फटाफट से बता दो कैसे करने हैं। तो बोट आपकी है रिवर एक स्पीड से जा रही है और बोट एक स्पीड से जा रही है, तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी वी बी वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या जो भी आप कंसिडर करो उसी के हिसाब से चलेगी। तो बोट ऐसे कहीं जाएगी विद वी आर स्पीड रिवर की और वी बी स्पीड बोट की। इसके बेसिस पे आंसर निकाल लो यार, है ना। आपको डिस्टेंस डी दिया हुआ है तो टाइम कितना लगेगा डी अपॉन वी बोट, ठीक है, क्योंकि इस तरफ कंपोनेंट वी बी ही है, उससे आप टाइम कैलकुलेट आ गया। अब टाइम इंटू वी रिवर कर दो तो पता चल जाएगा कितना ड्रिफ्ट हुआ। तो यही सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कैसे करने वो भी थोड़े बता दिए, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके इस तरह के रेन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करके बताया मैंने एक सिंपल 1 डायमेंशन में। तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके जेईई में जे एडवांस में, वो कैसे रहेंगे, पहले तो सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। कैसे प्रोजेक्टाइल में सिंपल क्वेश्चन नहीं होते जिसमें रेंज का ये पूछा है कि बताओ इस पार्टिकल की रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी होगी, टाइम टू ट्रैवल कितना होगा, या ऐसा कर देंगे कि टाइम टू ट्रैवल जो है वो टाइम ट्रैवल जब है तब यहाँ पे इसको एक और स्पीड दे दी कुछ और, ठीक है। ऐसा कुछ कभी कभी कर देते हैं, यहाँ टकरा के कुछ और स्पीड मिल गई, तो वहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो यार। पहले यहाँ पे पोजीशन वगैरह निकाल ली, स्पीड निकाल ली, फिर नई वेलोसिटी ऐड करके नया प्रोजेक्टाइल लगा लिया। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बेसिक आपको क्लियर हो ही गई है मंकी वाले एग्जाम्पल वगैरह से, तो ये चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन में मैंने एग्जांपल्स दिखा दिया आपको, और जो काइनेमेटिक्स का मेन कंटेंट था उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आई होप यार अब आपको काफ़ी अच्छा कवरेज मिल गया हो काइनेमेटिक्स का। तो आई होप यू लाइक दिस
प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. ओके, थैंक यू, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा. इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है. एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है. इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट. आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल. सो डू चेक इट आउट. ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं. एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन. नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं. तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे. थैंक फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़. गुड लक.